हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बेटा अच्छी चल रही होंगी। बहुत बच्चों का बेटा एक डाउट मेरे पास आ रहा है। ये डाउट बेटा नया नहीं है, बहुत बार बेटा ये डाउट आ चुका है, हर टाइम में बेटा ये डाउट पूछा जाता है। बेटा ये जो मैंने अपनी डाउट सीरीज स्टार्ट करी, आपको दिख रहा होगा, सेकंड डाउट है बेटा हमारा। आप हमारे यूट्यूब चैनल जब सर्च करेंगे बेटा सैम फाइनेंशियल क्लासेस, उसमें बेटा आप प्लेलिस्ट के कॉलम में जाएंगे, वहां पे मैंने डाउट सीरीज का एक प्लेलिस्ट बना रखा है। बेटा हमारा मेरा पर्पस ये है, जो जितने भी डाउट्स आते हैं बेटा यूएस सीएमए में, सीएमए यूएस स्पेशली बात कर रहा हूँ, सिर्फ उसी की ही स्पेसिफिक प्लेलिस्ट है वो। जितने भी डाउट्स आते हैं बेटा पार्ट 1 में या पार्ट 2 में, बेटा उन डाउट्स को बेटा मैं सॉल्व करूंगा। सारे नहीं बेटा, जो बहुत ज्यादा टेक्निकल है, जहां पे बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, और बेटा वो बहुत रिकरिंग है। अब जैसे बेटा ये डाउट मेरे पास एक आया, एक स्टूडेंट ने पूछा मेरे से, मेरे स्टूडेंट है बेटा, उसने मेरे से ये पूछा, तो बेटा ये सेम डाउट उसने नहीं पूछा, मैंने ये देखा बेटा ये डाउट मेरे से बहुत बच्चे मेरे से पहले अटेम्प्ट्स में भी पूछ चुके हैं बेटा। तो बेटा मैंने सो स्टार्ट कर दिया, इसमें मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी बेटा। ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए, आप जहां से भी क्लासेस लेते हैं बेटा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उन सबकी हेल्प कर रहा हूं डाउट्स की बेटा। मैं ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं, आप जब ये क्वेश्चंस देख लेंगे बेटा आपको इनसाइट पता चलेगा कि क्वेश्चंस सॉल्व कैसे होते हैं और उनमें दिक्कत कहां आ रही है बेटा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये जो मैंने स्टार्ट किया है। आपको क्या करना है बेटा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट किया बेटा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे ज्वाइन करके बेटा आप अपने क्वेश्चंस वहां उस ग्रुप में डाल सकते हैं, ताकि मेरी टीम उन क्वेश्चंस में से बेटा बेस्ट क्वेश्चन सेलेक्ट कर सके। और अगर आपको फिर भी अगर आपको क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं हुआ आप अपना क्वेश्चन, तो बेटा आप दोबारा भेज सकते हैं, ठीक है, दोबारा भेज सकते हैं। हम उसको फिर क्या कहते हैं उसको, मैं उस पर वीडियो बनाने की बेटा कोशिश करूंगा और उसको सॉल्व करूंगा। तो बेटा आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब वीडियोस आए आपको पता चल जाए बेटा। बेटा ये डाउट क्या है, पहली बात तो ये बता दूं, ये डाउट जो है बेटा एक्चुअली ये सेक्शन बी में से है बेटा, पार्ट 2 में से। बेटा जरूरी नहीं मैं सिर्फ पार्ट 2 से भी बना रहा हूं, मैं पार्ट 1 के भी डाउट सॉल्व करूंगा, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है बेटा। ये डाउट स्पेसिफिकली जो आया ये पार्ट 2 से आया और सेक्शन ए से आया है। और सेक्शन ए में से भी कहां से बेटा, इंपैक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज ऑन द फाइनेंशियल रेशियोज। बेटा अगर आपने सेक्शन ए पढ़ा हुआ है बेटा, एग्जाम्स आने वाले हैं, हमारा मई जून अटेम्प्ट अभी बस आ ही गया बेटा, अगले महीने से ही हमारा मई जून अटेम्प्ट है सीएमए यूएसए का 2025 का। तो बेटा मैंने ये डाउट सीरीज इसलिए भी स्टार्ट करी है ताकि बच्चे पेपर से पहले एक बार डाउट्स क्लियर हो जाए, उन्हें कंसेप्ट फंडे क्लियर हो जाए, जहां पे उन्हें थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं बेटा। सैम फाइनेंशियल क्लासेस में बेटा जो मैंने अपने कोर्स में डिटेल में सीएमए यूएसए पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिटेल में सारे कंसेप्ट समझा रखे हैं। लेकिन स्टिल कोई अगर डाउट आ जाता है वहां पे, अगर किसी बच्चा कोई कहीं से भी पढ़ रहा है डाउट आ जाता है, तो बेटा मैं यहाँ पे सॉल्व करने की उसको कोशिश करूंगा। और आप देखिए बेटा, तो ये जो डाउट है बेटा, ये इंपैक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज ऑन फाइनेंशियल रेशियोज, बेटा ये वो कंसेप्ट है। अगर आपने सेक्शन ए पढ़ा होगा उसके लास्ट में ही बेटा कुछ लास्ट का कंसेप्ट है बेटा ये, ठीक है। ये बेटा क्वेश्चन क्या है, ये जर्न, और बेटा आपको जानकारी आनी होगी, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ये जो पेपर है बेटा, ये जो क्वेश्चन ये पेपर में आया हुआ, वो भी पिछले साल के अटेम्प्ट में सितंबर 2024 जब सिलेबस चेंज हुआ था बेटा, पार्ट 2 में ऐसे में ये इस बार क्वेश्चन, ऐसे में ये क्वेश्चन आया था, इसका मिलता जुलता ऐसे ही बेटा। तो बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाई है, ताकि बच्चे इस पे बहुत ज्यादा बेटा बच्चों को बार बार इस पे डाउट आता है। बेटा ये क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है बेटा, एक कंपनी है ना, मैं कंपनी का नाम भी लूंगा, एबीसी। बेटा एबीसी कंपनी है, एक एबीसी, ठीक है, एक एबीसी कंपनी है बेटा। उसका बेटा काम है वो एक होम फर्निशिंग वो करती है, होम फर्निशिंग वो होते हैं ना बेटा, जैसे टेबल हो गया, सोफा हो गया, बेड्स वगैरह है ना, फर्निचर्स, होम के जो फर्नीचर्स होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरर है बेटा, ठीक है। और बेटा वो जो मैन्युफैक्चरर है वो यूएस से बाहर है, ठीक है बेटा, यूएस से बाहर मैन्युफैक्चरर है। अच्छा ये जो कंपनी है एबीसी, इसकी एक सब्सिडरी भी है मैक्सिको में बेटा। ये एक सब्सिडरी, एक ही कंपनी है, ये कंपनी है एबीसी, ये बनाती है बेटा फर्नीचर, ये बनाती है फर्नीचर, लेकिन ये बाहर है यूएस के, ये यूएस से बाहर है। अब ये हमको नहीं पता कौन से यूएस की, ये यूएस से किधर बाहर है, होगी, मान लेते बेटा इंडिया में, मान लेते इंडिया में, ठीक है, इंडिया में मान लिया चलो। बेटा इसकी एक सब्सिडरी भी है, इसकी एक बच्चा कंपनी है, उसका नाम है उसका नाम तो इन्होंने नहीं गिवन करा, कोई नहीं बेटा हम सब्सिडरी के नाम से जान लेते हैं। एक सब्सिडरी है, सब्सिडरी मतलब बेटा इसकी एक तरीके से ब्रांच, एक तरीके से बेटा ब्रांच और सब्सिडरी में वैसा फर्क होता है, लेकिन अभी आप ये मान के चले कि इसका एक बच्चा है, ठीक है, इसका सब्सिडरी है किधर, मैक्सिको में बेटा, इसकी सब्सिडरी जो है बेटा मैक्सिको में है, ठीक है। अच्छा ये जो मैक्सिको वाली कंपनी है ये क्या करती है, माल बनाती है, अपने अलग 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 दुनिया में जितनी भी इसकी सब्सिडरीज है उसको बेचती है। तो एक वन ऑफ द सब्सिडरी बेटा इसकी मैक्सिको है,
तो जो ये माल बनाती है फर्नीचर, ये ऑब्वियसली अपनी सब्सिडरी को भी भेजेगी मैक्सिको में, तो इस मैक्सिको के पास एक फर्नीचर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो मैक्सिको के पास फर्नीचर आएगा तो मैक्सिको भी बेचेगा फिर। अरे इसने अपना एक एक कंपनी है एबीसी, इसने इंडिया में अपना धंधा बना रखा है, इसकी एक इंटरनेशनल सब्सिडरी बेटा ब्रांच एक तरीके से आप बोल सकते हो मैक्सिको में भी है, तो मैक्सिको में अपना माल भेज रहा है, तो बेटा मैक्सिको कहीं ना कहीं तो अपना ये फिर फर्नीचर बेचता होगा। कहां बेचता है? इसने लिखा है यूएसए में बेचता है। बेटा ये जो मैक्सिको सब्सिडरी है, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली जो सेल करती है वो यूएसए में करती है। जो बेटा ये मैक्सिको अपनी सेल करती है, ये बस जो ओनली एंड ओनली सिर्फ यूएसए में करती है और कहीं करती ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि ABC has one of its subsidiary in Mexico that exports all of its manufactured products to the United States and do not currently sell any of its manufactured goods in Mexico। मतलब ये जो मैक्सिको में इसके पास माल आया है ना, ये अपने अपने होम कंट्री में नहीं बेचती, ये यूएस में एक्सपोर्ट कर देती है। तो बेटा यूएस में एक्सपोर्ट करती होगी तो आपको पता है जब पेमेंट आप किसी को माल बाहर एक्सपोर्ट करते हो तो आपके पास कौन सी करेंसी में पैसा आता है? यूएस डॉलर्स में आता है। तो बेटा यहां पे हम एक चीज लिख लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। एक्सपोर्ट्स ये कहां कर रहा है? यूएसए में कर रहा है, तो बट ऑब्वियस है बेटा जो करेंसी आएगी वो यूएसडी आएगी, जो करेंसी आएगी फिर बेटा वो भी यूएसडी में आएगी। अच्छा लेकिन जो ये अब बेटा ये इसके पास जो माल आ गया है ना, माल तो इसके पास आ गया और इसको ये बेच तो रहा है, लेकिन बेटा इसके होम कंट्री में कुछ खर्चे भी तो आते होंगे, ये माल खरीदता होगा है ना, इंपोर्ट, अब इंपोर्ट तो करे लेकिन इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह दी होंगी है ना, और भी कुछ चार्जेस वगैरह दिए होंगे, कुछ एडिशनल हो सकता है इसने माल खरीद लिया और बहुत सारे बेटा चार्जेस हो सकते हैं। तो जो भी खर्चा होता है, खर्चा वो ये यूएसडी में नहीं करता, वो जो क्या कहते हैं इसको डिसबर्समेंट्स बोला हुआ है, डिसबर्समेंट्स का नाम ले सकते हैं बेटा, या एक्सपेंसेस, बेटा ये जितना भी करता है ये करता अपनी होम करेंसी में, इसको पैसो बोलते हैं, ये मैक्सिको की करेंसी है बेटा पैसो, ठीक है, ये उसमें करता है, ठीक है। फिर पढ़ते हैं बेटा एबीसी एक मैन्युफैक्चरर है इंडिया में, ठीक है, वो फर्नीचर बनाती है। अब वो फर्नीचर उसने बना के अपनी एक सब्सिडरी मैक्सिको में बैठी है, उसको उसने भेज दिया। मैक्सिको क्या करता है, उस फर्नीचर को अपनी कंट्री में नहीं बेचता मैक्सिको में, वो उसको फर्दर यूएसडी में एक्सपोर्ट कर देता है, यूएस में एक्सपोर्ट कर देता है, ठीक है। अच्छा जब वो यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं तो बट ऑब्वियस है यूएसडी में पेमेंट लेगा, लेकिन उसके कुछ अपने भी तो खर्चे होते होंगे। पीएनएल अकाउंट जब बनाएगा बेटा, पीएनएल अकाउंट जब वो बनाएगा और जब यहाँ पे इनकम साइड में लिखेगा तो यूएसडी में तो लिखेगा, लेकिन जब खर्चे करेगा वो तो पैसों में कर रहा है। तो बेटा ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने देखी जो आधी यूएस में हो आधी आपकी करेंसी में हो, ऐसा तो नहीं होता, स्टैंडर्डाइजेशन होती है, आप या तो पैसों की करेंसी में बना लो या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप यूएसडी में बना लो। तो यहाँ पे हमें साफ साफ बोला गया कि वो जब यूएसडी में ही सारा कर रहा है, देखिए आप यहाँ पे एक लाइन पढ़ेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा है द यूएस ऑपरेशन आर कंडक्टेड ओनली इन यूएस डॉलर्स। इसका मतलब बेटा इसका जो भी ऑपरेशन है वो यूएस से लेना देना है और यूएस डॉलर्स में ही वो सारा का सारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है यूएस में बनाता है, मतलब यूएसडी उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की करेंसी है, ठीक है। तो खरीद जो खर्चा वर्चा करता है बेटा वो अपनी होम करेंसी में करता है और जो इनकम उठाता है वो पैसों में उठाता है। अब यहां पे क्वेश्चन में एक चीज लिखी है, अभी हम एक चीज अज्यूम कर रहे हैं कि अभी जो डॉलर, अभी इन्होंने हमें डॉलर का रेट नहीं दिया, ठीक है, हम मान के चलते हैं 1 पैसो इज इक्वल टू 0.7 डॉलर, ठीक है। 1 पैसो अभी जो चल रहा है T0 में, T0 मतलब अभी जो चल रहा है या चल रहा था, ठीक है, अभी जो चल रहा था T0 अभी उसमें चल रहा है, अगर 1 पैसों से आप 0.7 डॉलर खरीद लोगे, लेकिन अब क्वेश्चन में बोला है यूएस डॉलर घट गया और पैसों का रेट बढ़ गया, साफ साफ लिखा आप देखिए इस क्वेश्चन में, वो कह रहे हैं साफ साफ लिखा है इसमें कि व्हाट हैपेंस इफ द मैक्सिकन पैसो राइजेस अगेंस्ट द यूएस डॉलर। इसका मतलब है जो मैक्सिको का पैसा है ना बेटा, मैक्सिको की जो करेंसी है वो बढ़ गई है, एप्रिशिएट हो गई है, और यूएस की जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो गई है। इससे क्या होगा, आपकी करेंसी एप्रिशिएट हो गई, यूएस की डेप्रिशिएट हो गई, इससे ये होगा मतलब आप जो पैसों वाले हैं जो मैक्सिकन है उनको अपनी कम से कम करेंसी खर्च करनी पड़ेगी यूएस डॉलर उठाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बट ऑब्वियस है पैसों बढ़ गया, इसका मतलब आप ये बोल सकते हो 1 पैसो इज इक्वल टू 0.8 डॉलर, ऐसे बोल सकते हैं ना। देखो कैसे, 1 पैसो इज इक्वल टू पहले 0.7 चल रहा था, लेकिन अब मतलब जब 1 पैसो खर्च करता था तो वो कितना डॉलर ले सकता था, 0.7 डॉलर, लेकिन अब वही 1 पैसो खर्च करके वो 0.8 डॉलर ले सकता है बेटा, मतलब 0.1 डॉलर ज्यादा ले सकता है। तो ये कब होता है, आप कोई चीज ज्यादा कब ले सकते हैं, मतलब वो चीज सस्ती हो गई होगी तभी तो ज्यादा ले रहे हो, पहले 0.7 डॉलर आते थे अब वही 0.8 डॉलर आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे यूएस की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई और पैसों की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई, ठीक है। बस अब वो ये पूछ रहा है ROA, इसको मैं मिटा देता हूं,
वो कह रहा है ROA का मतलब होता है रिटर्न ऑन एसेट्स। इस पे क्या इफेक्ट आएगा, मतलब वो ये कह रहा है अगर पैसों बढ़ जाता है तो इसके बढ़ने से रिटर्न ऑन एसेट्स पे क्या इफेक्ट आएगा। बेटा इफेक्ट तो बाद में जान लेंगे, लेकिन पहले रिटर्न ऑन एसेट्स का फॉर्मूला क्या है। रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला बेटा सीधा सीधा नेट इनकम अपॉन एवरेज एसेट्स। नेट इनकम अपॉन एवरेज एसेट्स इसका फॉर्मूला होता है बेटा। अब इन दोनों मतलब करेंसी में चेंज होने से इन दोनों में कुछ ना कुछ फर्क आ रहा होगा बेटा। अब बेटा वो फर्क क्या आएगा वो मैं आपको बताता हूं। और बेटा बच्चों को बस यही समझ नहीं आता ये फर्क यहां पे आया कैसे। बेटा बहुत ही सिंपल है, पहले आप अपना पीएनएल अकाउंट बनाओ। बेटा एक्चुअली क्या है ना, 11th क्लास के कंसेप्ट से चलो। 11th क्लास है बेटा, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ 11th क्लास का कंसेप्ट लगा हुआ है। सीए में यूएसओ को बच्चा टेक्निकल मानने लग जाता है, कुछ नहीं है बेटा। पीएनएल अकाउंट है, ठीक है। अब बेटा रेवेन्यू साइड उसकी किस में आ रही है, यूएसडी में। बेटा देखो करेंसी सोचो, पहले अगर वो एक्सपोर्ट करता था $1000 में, सोचो पहले वो $1000 में एक्सपोर्ट करता था, मतलब उसके पास कुछ फर्नीचर थे, उसने यूएस में बेच दिया और यूएस वाले उसको सामने से $1000 देते थे। बेटा अब चाहे करेंसी नीचे गिर जाए चाहे ऊपर हो जाए, वो पहले भी $1000 उठा रहा था और अभी भी $1000 उठा रहा है। एग्जाम्पल देता हूं, बेटा आप यूएस में जा रहे हो, यूएस में आप बेटा एक हैमबर्गर खरीद के आ रहे हो $10 में। अब बेटा इंडिया में यूएस डॉलर गिर गया, लेकिन बेटा क्या अमेरिका में वो जो हैमबर्गर है वो $10 का $9 हो जाएगा? नहीं, वो अभी भी $10 का मिलेगा आपको। तो वो तो पूरी दुनिया के लिए फॉरेन एक्सचेंज है ना। यूएस डॉलर में जो यूएस के बंदे हैं जो वहां रह रहे हैं उनके लिए थोड़ी ना कोई यूएस डॉलर का चक्कर है। सेम आपके लिए बोल सकता हूं, इंडिया में आप इंडिया में दूध लेके आते हो बेटा, सोचो ₹70 किलो। अब बेटा बाहर वालों के लिए रुपये बढ़ रहा है घट रहा है, हमको क्या, हमें तो जो दूध है बेटा वो आज भी ₹70 खर्च करना पड़ता है। तो बेटा ऐसी है, आप जो फर्नीचर बेच रहे हो आपको यूएस से $1000 आ रहा था और आज भी आपको $1000 ही आएगा। तो करेंसी के यूएस डॉलर के घटने बढ़ने से या करेंसी के ऊपर नीचे होने से बेटा आपकी रेवेन्यूज में कुछ फर्क नहीं आएगा। तो यूएसडी जो पहले $1000 आप रेवेन्यू में लिखते थे, $1000 में बेचोगे तो $1000 रेवेन्यू आ गया, वो बेटा अभी भी $1000 रेवेन्यू है। लेकिन जो फर्क आएगा ना बेटा वो एक्सपेंस साइड में आएगा। यहाँ पे कैसे बेटा, क्वेश्चन में साफ साफ बोला है, जब भी वो कोई डिसबर्समेंट करता है मतलब खर्चे करता है, जेब से निकलने वाली हरकतें करता है बेटा, वो हमेशा अपनी होम करेंसी में करता है। अब बेटा ध्यान से सुनो, पहले सोचो वो अगर बेटा एक माल सोचो परचेजेस बेटा, एक्सपेंसेस बहुत टाइप के हो सकते हैं। सोचो उसने माल इंपोर्ट कराया होगा, खर्चे वर्चे करे होंगे, सैलरीज वगैरह दी होंगी, जो भी है बेटा टोटल खर्चा मान लेते हैं, है ना। बेटा स्टोर करने का खर्चा, बेटा माल लेके आएगा क्या हवा में रखेगा, वेयर हाउस में रखेगा, वेयर हाउस में आपको पता कैरिंग कॉस्ट आता है। बेटा ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं डाउट सॉल्विंग है, कोई क्लास नहीं है आपको, इसके लिए बेटा सारे कंसेप्ट पहले आना चाहिए। तो कैरिंग कॉस्ट वगैरह होती है, तो बेटा टोटल खर्चा तो होगा, तो उसकी जेब से खर्चा तो जाएगा। तो बेटा अब सोचो पहले वो टोटल 50,000 का खर्चा करता था, सोचो ओल्ड, पहले वो 50,000 का 50,000 पैसों करेंसी है ना बेटा, वन मान पी मान लेते पैसों को, बेटा 50,000 पैसों का करेंसी करता था। लेकिन अब बेटा अभी भी लेकिन वो 50,000 ही करेगा। मैंने यही तो बोला, सोचो अभी वो पहले वो 50,000 का खर्चा करता था अपनी जेब से इन्वेंट्री वगैरह खरीदने में, स्टोर करने में, और अभी भी अब बेटा अब लेकिन जो पैसा है वो बढ़ गया। अब जो बेटा पैसों है वो तो बढ़ गया ना, लेकिन क्या मुझे बात बताओ, पैसों बढ़ने से अभी भी इसका कुछ जो वो होम करेंसी में खर्चा कर रहा है उससे कुछ इफेक्ट आएगा? मैंने आपको यही तो बोला, दुनिया के लिए फॉरेन एक्सचेंज चेंज होता है, आपके लिए जो होम करेंसी में उनके लिए थोड़ी ना होता है। बेटा जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था ना, आप दूध खरीद के लाते हो तो बेटा वो तो 70 का है, आज भी 70 का, कल भी 70, कल भी परसों भी 70, चाहे डॉलर चाहे रुपीज गिरे या बढ़े, वो दुनिया वालों के लिए है। आपको दूध बेटा 70 का 70 का ही मिलेगा। डोमेस्टिक में फॉरेन एक्सचेंज काम नहीं करता, वो इंटरनेशनल मार्केट्स में काम करता है। ऐसे ही बेटा ये अपनी घर बैठे बैठे 50,000 खर्चा करता था, तो बेटा आज भी अब चाहे करेंसी ऊपर बढ़े या नीचे गिरे, वो आज भी बेटा न्यू 50,000 में ही खर्चा करेगा, आज भी 50,000 में खर्चा करेगा। लेकिन फर्क एक जगह आ जाएगा बेटा, कहां बेटा, मैंने आपको बोला था जब भी आप ये बनाओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए आपको एक स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना होता आप इनकम साइड आपने यूएस में बना दी, खर्चा आपने पैसों में दिखा दिया, तो प्रॉफिट का इंडिया रुपीज में दिखाओगे। बेटा एक करेंसी पकड़ के चल लो, और एक करेंसी कौन सी है, यूएसडी। तो बेटा ये तो यूएसडी है, इसको तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन बेटा इसको तो यूएसडी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा पहले जब इसको यूएसडी में कन्वर्ट करेंगे बेटा, पहले ये 50,000 का खर्चा करता था, पहले ये 50,000 का खर्चा करता था, ओल्ड की बात बता रहा हूं। तो पहले रेट क्या था, एक पैसों इतना डॉलर का है, तो अब 50,000 पैसों कितने का होगा, 0.7 मल्टीप्लाई करो बेटा 35,000, बेटा $35,000 का हो जाएगा।
लेकिन अब न्यू करेंसी के बाद अब एक पैसो $0.8 का हो गया, तो बेटा अब ये कितना हो गया, 50,000 इंटू 0.8, ये हो गया $40,000। $40,000 खर्च करना पड़ेगा। मतलब पहले यूएस के हिसाब से, यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यूएस का चश्मा लगा के, तो पहले $35,000 खर्च हो रहे थे, लेकिन अब वही जब से यूएस डॉलर डिप्रिशिएट होगा बेटा, वही 40,000 रुपए, सॉरी $40,000 हो गया खर्चा। पहले 35,000 था, अब $40,000 हो गया। तो बेटा खर्चा आप जो होगा यूएस डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा खर्चा हो गया $40,000। आप ध्यान से देख सकते हो बेटा, ध्यान से देख सकते हो, पैसों के इंक्रीज होने से, पैसों के इंक्रीज होने से बेटा आपका जो कॉस्ट है, एक्सपेंस साइड है, वो $5,000 से बढ़ गई है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, इंक्रीज इन पैसों लीड्स टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अभी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहां से आया बेटा, डिसबर्समेंट को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही तो बोलते हैं। अरे एक्सपेंसिव साइड में बेटा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब ये जो आपने माल बेचा, अरे बेटा आपने अमेरिका माल बेच दिया होगा, आपने ऐसे ही बेच दिया, उसका कोई खर्चा नहीं आया होगा, आपने माल इंपोर्ट करा होगा, उसको रखा होगा, है ना, फ्रेट वगैरह चार्जेस दिए होंगे, परचेजेस आइडेंट वगैरह कर दी होंगी, क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा, माइनस करके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाता है ना बेटा। तो बेटा आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है, खर्चा होता है, और खर्चा हमने अभी प्रूव करा, पैसों के बढ़ने से खर्चा इंक्रीज हो गया, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब हम बोल सकते हैं इंक्रीज हो गया बेटा। समझ में आ गया बेटा, यही था डाउट। मतलब पैसों के इंक्रीज होने से देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बेटा इंक्रीज हो जाता है, तो यही था बेटा। चलो बेटा अब इससे हमको एक चीज पता चल गई, तो बेटा इससे हमको एक चीज पता चल गई, रेवेन्यू में कोई फर्क नहीं आएगा बेटा, रेवेन्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। आपको पहले भी $1,000 मिल रहे थे, क्योंकि यूएसडी में पेमेंट आ रही है ना, तो अभी भी यूएसडी में आएगी, तो अभी भी यूएसडी में आएगी, पहले भी यूएस में आ रही थी, अभी भी यूएस में आ रही है। तो यूएस को यूएस में कन्वर्ट करेंगे तो कोई चक्कर तो होता नहीं ना बेटा, यूएस डॉलर को यूएस डॉलर में तो कन्वर्ट नहीं कर सकता ना, तो ये तो एज इट इज रहेगा। लेकिन बेटा जो चेंजेस आ जाएंगे वो या खर्चों साइड में आ जाएंगे, तो बेटा क्या होगा, खर्चे बढ़ जाएंगे, ये चेंज होगा ही नहीं, रिमेन अनचेंज होगा। तो दिक्कत क्या है, इनकम एज इट इज रही, खर्चा बढ़ गया, तो नेट प्रॉफिट डिक्रीज हो गया। बेटा इनकम एज इट इज एज इट इज है, लेकिन खर्चे आपके बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो बट ऑब्वियस आपको जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेटा अब मैं इसको यहां पे इस चीज को मिटा देता हूं। बेटा आपका जो खर्चा है वो तो बढ़ जाएगा, इससे क्या होगा कि नेट प्रॉफिट कम हो जाएगी। तो आरओए का फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट अपॉन एवरेज एसेट्स। अभी तो बेटा एवरेज एसेट्स पे आया ही नहीं, अभी तो नेट प्रॉफिट बता दिया, नेट प्रॉफिट हो गया कम। बेटा नेट प्रॉफिट कम हो गया, अगर हम यहां से भी चले, अगर हम यहां से भी चले तो बेटा इससे हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ रहा है, हमारी आरओए डिक्रीज हो रही है बेटा। आरओ जो है, आरओए है जो हमारी बेटा वो डिक्रीज हो रही है। कैसे बेटा, कैसे डिक्रीज हो रही है, अगर हम यहां पे भी क्वेश्चन छोड़ देते हैं, बेटा न्यूमरेटर कम हो गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो बेटा इससे क्या होगा, आपकी आरओए कम होगी। बेटा खाने वाले जो खाना था वो कम हो गया, और जो खाने वाले वो एज इट इज है, तो बेटा बट ऑफिसर पर बंदे के पास तो कम ही आएगा ना। तो बेटा यहां पे भी अगर चले तो डिक्रीज इन द आरओ है, लेकिन यहां पे एक्चुअली एवरेज एसेट्स में भी फर्क आया। कैसे, मैं बताता हूं। देखो बेटा मैंने आपको बताया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज हो गया, मतलब आपके खर्चे वर्चे इंक्रीज हो गए होंगे, मतलब आपने परचेजेस वगैरह हो सकता है ना करी होंगी, परचेजेस वगैरह बीच में कर दी होंगी। अब आपने परचेजेस लेकिन होम करेंसी में करी होंगी, अब होम करेंसी में करी होंगी, लेकिन होम करेंसी को कन्वर्ट करेंगे तो बढ़ गया ना। देखो पहले 35,000 में खर्चा करते थे, माल खरीदते थे, अब वही 40,000 में खरीदते हो, तो बेटा आपका पैसों का रेट बढ़ने से क्या हो रहा है, आपकी जो क्या कहते हैं उसको, परचेजेस है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। अरे आपने देखा ना बेटा, पैसों के इंक्रीज होने से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज हो गई, ये तो प्रूव हो गया। तो बेटा बैलेंस शीट में जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखते हो, बेटा बैलेंस शीट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं आता, लेकिन जब इन्वेंट्री अकाउंट बना के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डालते हो ना उसमें, तो बेटा उससे क्या होगा, आपकी एसेट्स भी तो इंक्रीज हो जाएगी, इन्वेंट्री, सीधी सीधी बात बोलो, आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज नहीं हो जाएगी, आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाएगी। अरे बेटा आपने माल, अब आप पहले $35,000 का खरीद रहे थे, अब वही $40,000 का खरीद रहे हो, मतलब आप महंगा खरीद रहे हो ना यूएस के हिसाब से। तो बेटा आपने महंगा खरीदा तो आप महंगा बैलेंस शीट में भी दिखाओगे इन्वेंट्रीज में, तो बेटा महंगा जब आप बैलेंस शीट में एक्स्ट्रा दिखाओगे तो आपकी एसेट साइड इंक्रीज हो जाएगी, एसेट साइड इन्वेंट्री बैलेंस इंक्रीज हो गया, तो इन्वेंट्री मतलब एसेट साइड इंक्रीज हो गई, मतलब एवरेज एसेट्स इंक्रीज हो गई, तो एवरेज एसेट्स इंक्रीज हो गई, नेट प्रॉफिट कम हो गया, एवरेज एसेट्स इंक्रीज हो गई। कैसे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ गए, तो बेटा नेट प्रॉफिट कम हो गया, मतलब न्यूमरेटर कम हो गया और डिनोमिनेटर बढ़ता बढ़ता जा रहा है, तो बट ऑब्वियसली बेटा कोएफिशिएंट तो कम ही आ जाएगा। कोएफिशिएंट मतलब जो आंसर आएगा वो तो कम आएगा ना, पॉइंट्स में आएगा, मतलब 1 से नीचे आ सकता है या छोटी छोटी वैल्यू में आता रहेगा। मतलब बेटा खाना कम होता रह रहा है, खुद कम होता रह रहा है, लेकिन खाने वाले बढ़ते रह रहे हैं। जैसे सोचो बिरयानी अब 1 किलो ही है, लेकिन खाने वाले बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो बेटा पर बंदे के पास प्लेट में बिरयानी कमी आएगी। ठीक है,
तो बेटा आंसर आ जाएगा छोटा, तो इसका आंसर है डिक्रीज इन आरओए। बेटा ये है, और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, पिछले साल ही बेटा अटेम्प्ट में आया था। अलग अलग वर्जन आए थे बेटा, एक इसका ये वर्जन भी था कि आरओए में क्या इफेक्ट आएगा, और भी बेटा इन्होंने पूछ लिया था रिस्क, बताओ रिस्क में इसमें कौन सा रिस्क है, रिस्क को कैसे हेज कर सकते हैं, ये था बेटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, इसको एक बार नहीं 2 बार देखना अगर आपको समझ नहीं आया तो। बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया, ऐसी बेटा आगे भी टॉपिक्स आते रहेंगे, सो स्टे ट्यून्ड।